नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित इंटरव्यू जिस पत्रकार ने लिया वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मधु किश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, मच अवेटेड इंटरव्यू वो भी आपको मिला, क्यों चुना गया आपको इस इंटरव्यू के लिए? देखिए, एक तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये कॉन्वर्सेशंस हैं। दूसरा, आप समझिए, मैंने दिसंबर 2012 में गुजरात अध्ययन शुरू किया और जनवरी में मैं जब गई गुजरात, शुरू किया दौरा, तो मैं 6 महीने तक मैंने ये तय किया था मैं नरेंद्र मोदी से न मिलूंगी न सुनूंगी उनकी, मतलब कोई डायरेक्ट मुझे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। मैं उनको जानती नहीं थी, राम सलाम दुआ तक भी नहीं थी, कभी नमस्ते का भी रिश्ता नहीं था नरेंद्र मोदी और मेरा, और ना ही बीजेपी के साथ दूर दराज का मेरा कभी रिश्ता रहा है। 6 महीने मैं गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गई, गांव-गांव, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, ट्राइबल विलेजेस में, फिशर कम्युनिटीज़ के विलेजेस में, कोस्टल बेल्ट में, शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, सब जगह जा जाके, और ये भी आप ध्यान दीजिए, मैंने 90% मेरी इंटरव्यूज़ सब वीडियो रिकॉर्डेड हैं। चाहे वो किसान है, चाहे वो मछियारा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्राइबल है, मुसलमान कारीगर है, सब 90% इंटरव्यूज़ मेरी रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, सब वीडियो रिकॉर्डेड हैं। उसके अलावा मैंने पूरा अध्ययन किया, एसआईटी रिपोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं, क्या क्या कोर्ट्स कह रही हैं, कौन कौन लोग खिलाफ खड़े हुए हैं, उनका अपना क्या इतिहास है, जैसे संजीव भट्ट, श्री कुमार, प्रदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा, जो मुख्य विटनेसेस इन एनजीओज की तरफ से खड़े किए गए, उन सब का मैंने इतिहास देखा, पूरी रिपोर्ट्स जान की। जब ठोक बजा के मैंने नरेंद्र मोदी के काम को देखा, उसके अलावा दर्जनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर से लेकर गांव के तलाटी तक के लेवल के ऑफिसर्स की मैंने इंटरव्यूज़ ली, कई सारे एमएलएज की, कांग्रेसमैन की, पंचायत के हेड्स की, बीजेपी कांग्रेस दोनों, ये सब इकट्ठी करने के बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे अंदाज़ा है नरेंद्र मोदी क्या शख्सियत है, इसका क्या डीएनए है, तब मैंने उनसे कहा कि मैं अब आपकी सुनना चाहती हूँ। अच्छा, और ये भी देखिए, 6 महीने तक मैंने लिखा भी गुजरात के बारे में, नरेंद्र मोदी ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। मैं उनकी पब्लिक मीटिंग्स में भी जब रहती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करती थी, कभी सलाम दुआ तक उन्होंने मुझसे नहीं की। हालांकि उन्हें पता था मैं कौन हूँ और मुझे भी पता था ये कौन है, पर हमने, बल्कि मुझे याद है एनडीटीवी का शिव ठुकराल हैं, एक मीटिंग में उन्होंने ख़ास मुझे पूछा कि मधु जी, आप मिले नहीं नरेंद्र मोदी से, मिलने क्यों नहीं गई हैं, अभी तो हम सब गए थे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं मिलना है, मैंने तय किया 6 महीने तक मैंने इनका काम सिर्फ देखना समझना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से जाके पूछा, मधु जी आई हैं, आप क्यों नहीं मिले उन्हें? तो नरेंद्र मोदी, ये शिव ठुकराल ने मुझे बताया कि उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने मुझे मांगी नहीं कभी वक्त मिलने के लिए, तो मेरा क्या मुझे क्या ज़रूरत है उन्हें बुलाने की, जब वो मुझसे वक्त मांगेंगी तो मिल लेंगे। आज आप पर ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आप खुद मोदी समर्थक हैं, इसलिए ये इंटरव्यू आपको मिला, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, सबको मेरा इतिहास पता है। मैं 2002 में मैंने भी उन्हें दोषी माना था, 1-2 साल तक मैं भी सोचती थी ये दोषी हैं, पर जिस किस्म से तीस्ता सेटलवाड और कांग्रेस के उठाए हुए एनजीओज ने जिस किस्म की जहरीली कैंपेन उनके खिलाफ की, तो मेरे दिमाग में सवालिया निशान उठते गए। ये मैंने अपनी किताब मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ये लिखा भी है कि क्यों मजबूर हुई मैं 11 साल बाद क्यों मैं मजबूर हुई कि ये तय करने को कि अब मुझे जाके देखना है कि ये नरेंद्र मोदी वाकई इतना राक्षस है जितना कांग्रेसी या तीस्ता सेटलवाड बताते हैं, और ये एक ही व्यक्ति के पीछे 12 साल से इतने प्रोफेशनल बेटर्स क्यों पड़ गए, इतने सारे एनजीओ, इतने सारे पत्रकार, सुबह से शाम एक ही उनको शख्सियत दिखती है, और जगह दंगे होते गए, असम में दंगे हुए भुला दिए, मुजफ्फरनगर के भुला दिए, महाराष्ट्र में हुए, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में हुए, सब भुलाते गए, एक ही दंगा इनको याद। ये प्रोफेशनल मोदी बेटर्स क्यों बने हैं और वो क्या आदमी इतना ही राक्षस है, ये देखने के लिए मैं गई।
पर मैं सीधा जाके मोदी से नहीं मिली कि अरे आप कैसे हैं, आप अपनी वर्जन बताइए। मैंने कहा नहीं, मैं इसके काम से इसको समझूंगी, इसके कॉलीग्स के ज़रिए इसको समझूंगी, इसके पॉलिटिकल कॉलीग्स, इसके ब्यूरोक्रेट्स, इसके पुराने आरएसएस बीजेपी के जो सहयोगी रहे हैं, काम गांव-गांव में जो इसके संपर्क हैं, वो लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, या आम किसान क्या सोचता है, आम मछुआरा क्या सोचता है, मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है, ये मुझे समझना है। ये नहीं कि जो मोदी कह रहा है मैं वो मानने वाली हूँ। तो मोदी की जो इंटरव्यू नहीं मैं कहूँगी, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस हैं, करीब 15-16 घंटे की शायद हमारी कॉन्वर्सेशंस हैं। तो क्या आपने कभी, जो भी हमने 2 पार्ट्स अभी देखे हैं, तीसरा आज एयर होना है, क्रॉस क्वेश्चन करते हुए ऐसे कहा जा रहा है आप पे कि क्रॉस क्वेश्चंस आपने कहीं नहीं किए, फिक्स इंटरव्यू टाइप लग रहा है? देखिए, फिक्स, एक तो मेरे सारे सवालों के जवाब मैं अध्ययन से ले चुकी थी। जब मुझे ठोक बजा के मैंने 6 महीने तक पूरा अध्ययन किया, गुजरात का दौरे किए, लोगों से सुना, एसआईटी रिपोर्ट पढ़ी, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पढ़े, इन सब के चिट्ठे पत्रे, तीस्ता सेटलवाड, संजीव भट्ट, इन सब के चिट्ठे पत्रे पढ़ के पूरी तरह जब मैं गई, तो मेरे दिमाग में टोपी क्यों नहीं पहनी, तुमने पप्पी वप्पी, ये टोपी पप्पी मियाँ मुशर्रफ, ये सवाल मेरे लिए नगण्य थे, क्योंकि मैंने मुसलमानों की बातें सुन चुकी थी उनके बारे में। वो टोपी के बारे में मुसलमान क्या कहता है मुझे पता था, वो हादसा क्या था वो मैं पूरी वीडियो देख चुकी थी, कैसे उन्होंने शॉल पहनी कुरानिक वर्सेस वाली, उसकी बात मीडिया में नहीं आए। टोपी का उन्होंने कहा टोपी नहीं, मुझे ये कुरानिक वर्सेस वाली शॉल पहना दो हरे रंग की, वो मीडिया में नहीं आए। तो मीडिया की मिसचिफ से मैं इतनी वाकिफ थी और असल क्या है मैं कर चुकी थी, इसलिए मुझे राजदीप सरदेसाई या बरखा दत्त की तरह भव नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे अब क्या था, मुझे जो लोगों ने बताया है या जो डॉक्यूमेंट्स में आया उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने, उनकी नजरिए से मैंने उनको समझना है। इस कॉन्वर्सेशन, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जो आप कह रही हैं, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आरोप भी आप पे लगाए जा रहे हैं कि बहुत टफ सवाल से मोदी डर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी 2-3 इंटरव्यूज फेस किए, लेकिन मोदी ने सिर्फ एक चूज किया, वो भी आपको चूज किया, और जहां बहुत पोलाइट क्वेश्चंस थे। नंबर 1, उसने मुझे चूज ही नहीं किया। मैं कह रही हूँ, मैं अध्ययन करने, कोई और जर्नलिस्ट बता दीजिए जिसने 6 दिन भी गुजरात में गुजारे हों, 6 दिन भी। मैंने तो पूरा 15 महीने अभी हैं, और मैं कम से कम अगले 2 साल गुजरात में ही, नरेंद्र मोदी पीएम बने ना बने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये झूठ का आडंबर कैसे रचा गया, इसकी पूरी जड़ तक मैं जाने वाली हूँ। आप तो पहुंच गए, बाकी चैनल और बहुत सारे नहीं, देखिए, आपके पास कोई सवाल ही नहीं है ना। अगर आपके पास, हमने टोपी क्यों नहीं पहनी, ये बेतुके बेहुदा किस्म के सवाल पूछेंगे। मैं भी नहीं, मेरा भी मन करता है 2 झापड़ मारूं जो टोपी का सवाल मुझसे पूछता है, क्योंकि इतने बेहुदा सवाल हैं, इतने कैरिकेचर है, इतना डिस्टॉर्शन है कि वो आदमी क्यों आपसे बात करे। आपने कोई होमवर्क, और मैं बताऊं, अगर मैंने ये होमवर्क न किया होता पहले और उसके बाद कंटिन्यू न किया होता, तो नरेंद्र मोदी मुझसे इस तरह बात नहीं करते। उन्हें मालूम था कि मैं अपनी थोक बजा के इंडिपेंडेंटली कर चुकी हूँ। अब मुझे बेहुदा सवाल अपने को इंडिपेंडेंट घोषित करने के लिए मुझे करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, नॉर्मली जर्नलिस्ट जाते हैं, चाहे वाइब्रेंट गुजरात के लिए चाहे किसके लिए, सरकारी खर्चे पे। मैंने पहले दिन से स्पष्ट किया कि मैं अपने खर्चे पे आऊंगी। मैं सरकार के कोई, ना मैं होटल्स में रहूंगी, ना मैं खर्चा आपसे करवाऊंगी। हर एयर टिकट मैंने लिया, हर खाने का बिल मैंने दिया, और सस्ते से सस्ते जगह में मैं रहती थी, या सर्किट हाउस में या चीपेस्ट होटल में, इसलिए क्योंकि मेरा बजट बहुत लिमिटेड था। तो मैंने कहा ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। देश को कैसे 12 साल इतना झूठ और जहर के इंजेक्शन लगाए गए, रग रग में नफरत भरी गई, इस तरह डीमोनाइज किया गया, और मुसलमानों को जिन्ना की पॉलिटिक्स के राह पे जो चलाया गया, वो मुझे खतरनाक लग रही थी। उसकी वजह से आई वेंट फॉर इंडिया, आई डिडंट गो फॉर नरेंद्र मोदी। एंड आई एम सेइंग, ये जो अलगाव की राजनीति, बल्कि नरेंद्र मोदी को कहते हैं डिवाइसिव। आप मेरी किताब पढ़िए, मोदी मुस्लिम्स इन मीडिया, स्पष्ट दिखेगा दंगों में प्राइमरी रोल कांग्रेस पार्टी का रहा।
उसको आग लगाने में। उसके बाद अलगाव की राजनीति कांग्रेस के दंगों की बात कर रही हैं, आज के एपिसोड में हम शायद वो देखेंगे, और आगे किन किन मुद्दों पे और बातचीत की, अगर ब्रीफ देखते जाइए। आज तो गोधरा तक बात आएगी, गोधरा कार्नेज तक, उसके बाद तो चलेगी ना। अब देखते हैं कितना चलता है। आखिरी सवाल है, मेरे पास तो इतना मटेरियल है कि मैं इस चैनल को नहीं, 3 चैनल को 2 साल के लिए बिजी रख सकती हूँ। आप तैयार हो तो बता दो। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे सवाल अभी दूसरी पार्टियों की तरफ से नरेंद्र मोदी से भी लिस्ट फहरिस्त लगी हुई है, क्या उन सवालों के भी कुछ जवाब मिलेंगे? देखिए, जो मुझे जायज सवाल लगते हैं, मैं बरखा दत्त के सवाल को लेके जीना नहीं चाहती हूँ। मैं जानना चाहती थी बरखा दत्त में क्या कीड़ा है इसके दिमाग में जो इस तरह लगी रही है, या राजदीप सरदेसाई को क्या घुन लग गया है कि इस तरह की हर वक्त जहरीली राजनीति में वो शामिल हो रहे हैं। मैं ये समझने गई थी क्योंकि मेरे दोस्त रहे हैं। मैं तो इसी लेफ्ट लिबरल स्पेक्ट्रम से आई हूँ। मेरे दोस्त सारे मेरे कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, बीजेपी मेरे कोई दोस्त भी नहीं है उस पार्टी में मेरा, और आज भी मुझे नहीं लग रहा कि उस पार्टी में मेरे बहुत से दोस्त बने होंगे, क्योंकि मैं पार्टी से दूर रह के ये सारा काम किया है। हालांकि गुजरात में बीजेपी के ग्राम स्थल से लेकर मिनिस्टर तक के लोगों से बात की, जैसे मैंने कांग्रेसियों से भी बात की। और मजे की आपको एक बात बताऊं, एक कांग्रेसी एमएलए हैं जूनागढ़ के पास की कंस्टिट्यूएंसी में। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया। मैंने उसी तरह से 2-3 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके साथ भी की। आप मानते हैं अगले दिन कांग्रेस पार्टी का नोटिस उन्हें मिल गया। अब मधु किशोर से बात क्यों किए हैं? उनको सस्पेंशन या ऐसा कुछ उल्टा सीधा नोटिस मिला। तो ये नहीं कि मैंने उनका, जो कांग्रेस ने चार्ज लगाए गुजरात में, मैंने सबकी तहकीकात की। अगर नरेंद्र मोदी ने मुझे कुछ अपने बारे में बताया, जो पहले मैं आधे से ज्यादा 90% कर चुकी थी, उसके बाद जब उन्होंने कुछ भी बताया कि हमने XYZ कोस्टल एरियाज के लिए गया, मैं तुरंत उन कोस्टल एरियाज में गई देखने कि ये जो बंदा कह रहा है क्या सच कह रहा है। ये सब आई डिड नॉट टेक हिम एट हिज फेस वैल्यू, आई डिड नॉट टेक anybody and whoever had कोई भी उसके खिलाफ बात, मैं तहकीकात करने पहुंची उसको। ओके, दैट्स हु आई एम।